नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेस्टिनेशन स्टडी पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए RRB NTPC 2020-21 में आए प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 17 लेके आए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हों तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले पार्ट्स को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो उन्हें देखें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो मोटिवेशनल कोट्स क्या है? सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ना आने दें। क्या? सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ना आने दें। हमें सपने तो देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सपने नहीं देखेंगे तब तक हम उन्हें पूरा कैसे करेंगे। इसलिए सपने तो देखो, किंतु यह नहीं कि उन्हें सोते समय देखो, बल्कि सपने वो हैं जो आपको नींद ना आने दें। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। अगर सच्ची मेहनत करोगे तो सपने अवश्य पूरे होंगे। तो इसी जोश और उत्साह के साथ करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, आयात और निर्यात माल का संतुलन क्या कहलाता है? तो आयात और निर्यात माल का संतुलन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु संतुलन, ऑप्शन नंबर बी व्यापार संतुलन, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक संतुलन, ऑप्शन नंबर डी भुगतान संतुलन। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यापार संतुलन। आयात और निर्यात माल का संतुलन क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन। अच्छा, आर्थिक संतुलन के बारे में बात करें तो आर्थिक संतुलन क्या है? तो आर्थिक संतुलन क्या है? आर्थिक संतुलन वह स्थिति है जिसमें मांग और आपूर्ति क्या मांग और आपूर्ति क्या होती हैं? संतुलित होती हैं, आपस में संतुलित होती हैं। मांग और आपूर्ति आपस में संतुलित हों, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक संतुलन। अच्छा, किसी बाजार में माल और सेवाओं की कीमतें इसी आर्थिक संतुलन से निर्धारित की जाती हैं। क्या? जो आर्थिक संतुलन से क्या निर्धारित किया जाता है कि कोई बाजार है, उसमें माल और सेवाओं की कीमतें जो हैं इसी आर्थिक संतुलन से निर्धारित की जाती हैं। अच्छा, भुगतान संतुलन के बारे में बात करते हैं तो भुगतान संतुलन क्या है? यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्या है ये जो है किसी देश और अन्य देशों के बीच हुए वित्तीय लेन देन का हिसाब। क्या? जैसे कि हमारा भारत देश है, इंडिया है और अमेरिका है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वित्तीय लेन देन का हिसाब है, क्या? वित्तीय लेन देन का जो हिसाब है वो क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था को 1994 में निलंबित कर दिया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था है जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, या ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद को 1994 में निलंबित कर दिया था। अच्छा, इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और कब, कैसे हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर, जो एक संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र था, उस पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे। कितने देशों के? 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे। किस पर? संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर। क्यों? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय में। अच्छा, इसके सदस्य देश है कितने हैं संयुक्त राष्ट्र के? तो 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश हैं। अच्छा, इसकी संयुक्त राष्ट्र की 5 बॉडी हैं। क्या? 5 बॉडी हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो 5 बॉडी के बारे में बात करें तो 5 बॉडी कौन कौन सी हैं संयुक्त राष्ट्र की? तो वो है, एक है आम सभा। कौन सी? आम सभा। एक है आम सभा, एक है सुरक्षा परिषद, एक है आम सभा, एक है सुरक्षा परिषद, और क्या है? एक है आर्थिक सामाजिक परिषद, और क्या है? एक सचिवालय है, और क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। क्या क्या है? एक आम सभा है, एक सुरक्षा परिषद है, एक आर्थिक सामाजिक और परिषद है, और एक सचिवालय है, और क्या है?
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, एक सचिवालय और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। कब? 22 नवंबर 1965 को हुई थी। ठीक है। अच्छा, इसके हेड कौन है? तो इसके जो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के जो हेड हैं वो हैं दिमित्री मेनुल्स्की। क्या? दिमित्री मेनुल्स्की। क्या है? दिमित्री मेनुल्स्की। अच्छा, कौन है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दिमित्री मेनुल्स्की हेड हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के बारे में बात करें, यानी यूनिसेफ के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ के बारे में बात करें तो यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। किसकी? यूनिसेफ की। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में है। अच्छा, इसके जो हेड हैं वो कौन है? तो इसके हेड हैं हेनरिटा एच फोरे। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 22 नवंबर 1965 को। कब? 22 नवंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अच्छा, इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं अचीम स्टीनर। कौन? अचीम स्टीनर। कौन है? अचीम स्टीनर। अच्छा, जो हमारी यूएनएससी है, यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 15 सदस्य। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2019-20 ला लीगा चैंपियन टीम कौन सी है? तो 2019-20 ला लीगा चैंपियन टीम, ऑप्शन नंबर ए बार्सिलोना, ऑप्शन नंबर बी एटलेटिको मैड्रिड, ऑप्शन नंबर सी रियल मैड्रिड या ऑप्शन नंबर डी सेविला। तो आंसर क्या होगा हमारा? 2019-20 की ला लीगा चैंपियन कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी रियल मैड्रिड। कौन? रियल मैड्रिड। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन रही थी? तो दूसरे नंबर पर रही थी बार्सिलोना, सेकंड नंबर पर रही थी। अच्छा, कि 2000 ये जो ला लीगा चैंपियन टीम है ये कब स्थापित हुआ था? तो ये 1929 को स्थापित, स्पेन की सबसे उच्चतम फुटबॉल लीग है ये। कब? 1929 को स्थापित हुई थी। कहाँ? स्पेन, ला लीगा जो है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली या ऑप्शन नंबर सी शौकत अली या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो आंसर क्या होगा हमारा? खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी, सॉरी बी और सी दोनों, ए और बी नहीं है, ये क्या है? बी और सी दोनों। किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। बी और सी, ये पीडीएफ में सही हो जाएगा, ऑप्शन गलत था इसमें, ए और बी। तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। ये कब शुरू हुआ था? तो ये मार्च 1919 से, कब? मार्च 1919 से, और कब तक चला था? तो ये चला था हमारा जनवरी 1921 तक। जनवरी 1921 तक, मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक खिलाफत आंदोलन। अच्छा, गांधी जी का क्या इसमें योगदान है थोड़ा बहुत खिलाफत आंदोलन में? तो सितंबर 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। क्या किया था? जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन था सितंबर 1920 में, महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। किसका? खिलाफत आंदोलन का। लेकिन खिलाफत आंदोलन शुरू किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा मार्च 1919 में शुरू किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेड्स ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? किसके? शेड्स ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर,
ऑप्शन नंबर बी अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर सी जेके रोलिंग या ऑप्शन नंबर डी सावा नकवी। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सावा नकवी। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक सावा नकवी हैं। अच्छा, शशि थरूर जो हैं ये भी एक हमारे लेखक हैं। इनकी एक पुस्तक क्या है, इनकी पुस्तक का नाम एन एरा ऑफ डार्कनेस है। एक पुस्तक इनकी एन एरा ऑफ डार्कनेस और है इनकी पुस्तक भाई आई एम हिंदू। एक क्या है, भाई आई एम ए हिंदू। अच्छा, अरुंधति राय की पुस्तक, तो अरुंधति राय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कौन सी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और कौन सी है, एक माई सेडियस हर्ट भी है इनकी पुस्तक, एक कौन सी, माई सेडियस हर्ट। अच्छा, जेके रोलिंग की पुस्तक के बारे में बात करें तो जेके रोलिंग की एक पुस्तक है द कैजुअल वैकेंसी। क्या, द कैजुअल वैकेंसी। और कौन सी है, एक है फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। क्या, फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत में सबसे पहले जो औपनिवेशिक शासन है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी मद्रास या ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी कहाँ, बंगाल में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था। तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो कब स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1955 या ऑप्शन नंबर डी 1960। तो आंसर क्या होगा हमारा, राउरकेला स्टील प्लांट कब स्थापित हुआ था। तो राउरकेला स्टील प्लांट ऑप्शन नंबर सी 1955 में स्थापित हुआ था। कहाँ है ये है हमारा उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में है राउरकेला स्टील प्लांट। अच्छा, किसकी सहायता से स्थापित हुआ था। तो ये जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था। किसकी से, जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जमींदार पर आधारित सत्यजीत रे की कौन सी फिल्म थी। तो जमींदार पर जो आधारित सत्यजीत रे की एक फिल्म थी वो कौन सी थी। तो ऑप्शन नंबर ए पथेर पंचाली, ऑप्शन नंबर बी जलसा घर, ऑप्शन नंबर सी शतरंज के खिलाड़ी या ऑप्शन नंबर डी आगंतुक। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जलसा घर। जमींदार पर आधारित सत्यजीत रे की फिल्म जो जलसा घर है वो जलसा घर थी। अच्छा, ये कब बनी थी। तो ये बनी थी हमारी 1958 में। जमींदार पर आधारित सत्यजीत रे की जो फिल्म है वो है जलसा घर, वो 1998 में बनी थी। अच्छा, इन आगंतुक के बारे में बात करें तो आगंतुक इनकी एक अंतिम फीचर फिल्म थी। कौन सी, इनकी अंतिम फीचर फिल्म कौन सी थी। अंतिम जो फीचर फिल्म है वो आगंतुक है, किसकी, सत्यजीत रे की। अच्छा, शतरंज के खिलाड़ी की बात करें तो जो शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक जो बुक फिल्म है वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है। किसकी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित फिल्म है ये। कौन सी, शतरंज के खिलाड़ी। अच्छा, इसकी एक और बात है, जो शतरंज के खिलाड़ी जो फिल्म थी ये हिंदी भाषा में बनाई गई सत्यजीत रे की इकलौती फिल्म थी। ये हिंदी भाषा में बनाई गई सत्यजीत रे की इकलौती फिल्म, ओनली पहली फिल्म थी और लास्ट सत्यजीत रे की हिंदी भाषा में शतरंज के खिलाड़ी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है। जो न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा है जो जानकारी प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए एक्सॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी डेंड्रिट्स या ऑप्शन नंबर सी डी सेल बॉडी। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेंड्राइट्स। कौन सा, डेंड्राइट्स न्यूरॉन का जानकारी प्राप्त करने वाला हिस्सा है। अच्छा, एक्सॉन के बारे में बात करें तो एक्सॉन एक ऐसा हिस्सा है जो सूचना विद्युत के आवेग में ट्रेवल करती है, जिसमें सूचना जो है क्या करती हैं, जिसमें एक्सॉन एक ऐसा हमारा माध्यम है जिसमें सूचना विद्युत आवेग के किसमें, विद्युत आवेग के रूप में ट्रेवल करती हैं। किसमें, विद्युत आवेग के रूप में ट्रेवल करती हैं। क्या है एक्सॉन, एक्सॉन एक ऐसा माध्यम है जिसमें सूचना जो है विद्युत आवेग के रूप में ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था। तो 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ऑप्शन नंबर बी हरविंद गोविंद खुराना,
ऑप्शन नंबर सी मदर टेरेसा या ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आंसर क्या होगा हमारा 1913 में जो नोबेल प्राइज है भारतीय को किसको मिला था, तो वो मिला था ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में मिला था इन्हें, तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। और इनकी गीतांजलि पुस्तक के लिए, गीतांजलि एक इनकी रचना थी उसके लिए। अच्छा, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में बात करें, यानी सीवी रमन के बारे में बात करें, तो इन्हें मिला था कब? 1930 में। कब? 1930 में। किसके लिए? भौतिकी के लिए। भौतिकी के लिए 1930 में। अच्छा, हरगोविंद खुराना के बारे में बात करें तो इन्हें कब मिला था, तो इन्हें मिला था 1968 में। 1968 में। और किसके लिए? तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था इन्हें, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। अच्छा, मदर टेरेसा के बारे में बात करें तो मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। 1979 में मिला था। किसके लिए मिला था इन्हें, तो इन्हें मिला था शांति के लिए। शांति के लिए मिला था 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है, तो पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए टैक्स, ऑप्शन नंबर बी ऋण भुगतान, ऑप्शन नंबर सी विनिवेश, ऑप्शन नंबर डी उधारी। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टैक्स। पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है, तो वो है टैक्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा देश है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्य है वो कौन सा देश है, तो ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा उपरोक्त सभी। चीन, रूस, फ्रांस, रूस ये सभी हमारे संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और कौन से हैं? और एक यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और क्या है? एक यूनाइटेड स्टेट्स है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कब बना था, तो भारत का जो प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र है वो कब बना था, तो ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन नंबर बी 1963 या ऑप्शन नंबर सी 1966, ऑप्शन नंबर डी 1969। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1966। जो भारत का प्रथम संचार उपग्रह है वो बनने के लिए जो शुरू हुआ था वो 1965 में शुरू हुआ था, लेकिन बन के कब तैयार हुआ था? 1966 में। अच्छा, 1965 में किसकी अगुवाई में बनना शुरू हुआ था, तो ये बनना शुरू हुआ था किसके? श्री एन पंत की अगुवाई में। किसके? श्री एन पंत की अगुवाई में बनना शुरू हुआ था भारत का पहला प्रक्षेपित केंद्र 1965 में। अच्छा, भारत का प्रथम जो प्रायोगिक संचार उपग्रह, पृथ्वी स्टेशन भी बोलते हैं इसको, और 1963 में बना था हमारा क्या, तो वो बना था हमारा थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। कब बना था वो? 1963 में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया है, इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए 2020, ऑप्शन नंबर बी 2019, ऑप्शन नंबर सी 2018, ऑप्शन नंबर डी 2017। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2018। कब? 12 जनवरी 2018 को हमको इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। अच्छा, भारत का जो पहला जो संचार उपग्रह है वो कौन सा है, तो भारत का पहला संचार उपग्रह है एप्पल। कौन सा? एप्पल, APPLE, एप्पल। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के पहले गृहमंत्री कौन थे, तो भारत के पहले गृहमंत्री कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन नंबर सी अबुल कलाम आजाद या ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी। तो आंसर क्या होगा हमारा? भारत के पहले जो गृहमंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृहमंत्री थे। तो आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।